नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है पिता का न्याय। 65 वर्षीय बुखार में तिलमिलाती हुई कमला जी अपने कमरे से पानी और खाने के लिए अपने बहू बेटे को पुकार रही थी। पानी के बिना गला इतना सूख चुका था कि गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी और भूख के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे। पूरे 5 दिन हो गए थे आज उन्हें बुखार में तड़पते हुए, पर किसी भी बेटे बहू ने ना उनको खाने के लिए पूछा, ना पानी के लिए। बेटे बहुओं को जब भी अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखते, तो कमला जी उन्हें आवाज लगाती रहती, पर बच्चों ने अपने दिल को ऐसे पत्थर से गढ़ लिया कि माँ के दर्द के करहाने की आवाज सुनकर भी वो अनसुना कर देते थे। तभी उनका 8 साल का पोता अपनी माँ से बोला, मम्मी, दादी पानी और खाना मांग रही हैं। तो बहू उल्टा अपने बेटे पर ही चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है उस बुढ़िया के पास मत जाया करो। अरे मरने दे बुढ़िया को, उसका तो रोज का यही काम है, पूरे दिन भर चिल्लाती रहती हैं। पता नहीं बुढ़ा इस मुसीबत को हमारे माथे छोड़कर कहाँ चला गया। अगर वह बुढ़ा 2 दिन के अंदर नहीं आया तो इस बुढ़िया को मैं अब घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई और छोटे से मासूम बच्चे से अपनी दादी की हालत देखी नहीं गई और उसने डाइनिंग टेबल से 2 पिज्जा के पीस उठाए और छुपता छुपाता अपनी दादी को देने चला गया। बेचारी कमला जी खाने को देखते ही उस पर एकदम से टूट पड़ी थी, लेकिन जब बहू ने कमला जी को कुछ खाते देखा तो दनाते हुए कमला जी के कमरे में आई और 2 थप्पड़ उस मासूम बच्चों के गाल पर जड़ दिए। बेचारा बच्चा बिलबिलाता हुआ वहां से चला गया। बच्चे के जाते ही नेहा ने दांत पीसते हुए कमला जी के हाथ से सारा पिज्जा छीना और झटके से चारपाई से उन्हें उठाकर और पहले तो पिज्जा डस्टबिन में डाला और फिर कमला जी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने लगी। कमला जी गिड़गिड़ाकर बोली, बहू, तुम्हारे ससुर जी को आ जाने दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने बहू से अपना हाथ छुड़ाया और डस्टबिन से पिज्जा का टुकड़ा निकाल कर खाने लगी। पास खड़ी दोनों बहुएं कमला जी को ऐसा करता देख खिलखिलाकर हंस रही थी। कमला जी भी बेचारी क्या करती, पापी पेट परिस्थितियों की मजबूरी थोड़ी ना समझता है। तभी अचानक आनंद जी पहुंचे। आनंद जी आज पूरे 1 हफ्ते बाद अपना और कमला जी का बंदोबस्त करके घर लौटे थे। अपनी पत्नी को डस्टबिन से खाना खाते देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। आनंद जी को सामने देख कमला जी अपने आंसू रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। तो बड़ी बहू तुनकते हुए बोली, ए बुढ़िया, नाटक छोड़ और निकल यहाँ से, वरना हमारे बच्चों को भी बीमार कर देगी। ऐसा कहते हुए बड़ी बहू ने कमला जी के आगे की तरफ धक्का दिया तो आनंद जी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पहले खुद को संभाला और तड़ातड़ 2 थप्पड़ अपनी बड़ी बहू के गाल पर जड़ दिए। खबरदार अगर कमला जी को हाथ भी लगाया तो, वरना आज तुम लोग मेरा वह रौद्र रूप देखोगे जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा। नेहा 2 थप्पड़ खाकर ही एक तरफ खड़ी हो गई। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि वह कपकपाते हुए बूढ़े हाथ आज इतनी जोर से उसके गाल पर पड़ेंगे। आनंद जी ने जमीन पर पड़ी कमला जी को उठाया, उनके हाथ से उस गंदे पिज्जा के टुकड़े को फेंका, पास पड़ी कुर्सी पर बिठाकर बैग से कलाकंद का डिब्बा निकाला और बोले, लो कमला, तुम्हें पसंद है ना,
यह लो, जी भर के खाओ। आज मैं भी देखता हूँ अब तुम्हें खाने से कौन रोकता है। मंजली बहू छोटी बहू से मुस्कुराते हुए बोली। बुढ़ा बोल तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कौन सा खजाना लूट कर लाया है। सही कहा बहू तुमने, ऐसा ही समझ लो। बस इतना कहकर आनंद जी मुस्कुराते हुए पास पड़ी अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर बहू के संकोच भरे चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि कुछ ही देर में जो तूफान आने वाला है उन सब से बेटे बहू अभी तक अनजान थे। उन्हें तो इन बात की भनक तक नहीं थी कि कुछ ही पल में उनकी दुनिया तहस नहस होने वाली थी। बेटे भी तब तक घर आ चुके थे। पापा, अब क्या नाटक लगा रखा है आपने? चलिए, अब तो आपने अपना बंदोबस्त कर लिया होगा। हमें भी शांति से जीने दीजिए। अपना अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। पर आनंद जी बेटों की बातों को नजरअंदाज करते हुए कलाकंद का लुत्फ उठा रहे थे, तो छोटी बहू ने गुस्से में कमला जी का हाथ पकड़कर कुर्सी से धक्का देना चाहा। आनंद जी ने खींचकर प्रिया बहू को भी दो तमाचे जड़ दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने कमला जी को हाथ लगाने की? बड़ी बहू का नजारा इतनी जल्दी भूल गई? पापा, यह क्या बदतमीजी है? आप मेरी पत्नी को थप्पड़ कैसे मार सकते हैं? बुढ़ापे में सठिया गए हैं क्या? तभी दूसरा थप्पड़ छोटे बेटे के गाल पर पड़ा। खबरदार, अगर मुझे तमीज का पाठ पढ़ाने की कोशिश की तो तू मेरा बाप नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझे? और अभी मैं इतना सामर्थ्य हूँ कि अपनी पत्नी का बोझ खुद उठा सकता हूँ, उसके आत्मसम्मान की रक्षा कर सकता हूँ। बुढ़ापा शरीर को आया है, दिमाग अभी भी वही है। पिता का ऐसा भयानक रूप देख तीनों बहुएं और बेटे ने एक तरफ जाकर खड़े हो गए। वह भी आनंद जी के इस रूप से काफी हैरान थे। कल तक बेटे बहू के आगे एक एक दाने के लिए गिड़गिड़ाने वाले आज एकदम से कैसे शेर बन गए। सारे बेटे बहू कमला जी और आनंद जी को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। आनंद जी भी बेटे बहू को हैरानी भरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इन्हीं बेटे बहू ने इन्हें तिल तिल तड़पाया है। अब बेटे बहू की बारी थी, जो उन्होंने आनंद जी और कमला जी को दिया था। अब उन्हें वही शुद्ध सहित वापस मिलने वाला था। आज वह पूरे इंतजाम के साथ आए थे। अगर आज भगवान भी आनंद जी को अपना फैसला बदलने के लिए बोले तो उनका भी कहा वह टाल देंगे। उन्हें आज भी याद है इन्हीं बेटों को पालने में कमला जी ने कितनी तकलीफ उठाई थी। अपने खून का एक एक कतरा पानी की तरह बहा दिया था। आनंद जी और कमला जी ने बहुत गरीबी देखी थी। शादी के बाद उनको 3 बेटे हुए थे। दोनों दंपति तीनों बेटों को देखकर फूले नहीं समाते थे। आनंद जी की एक छोटी सी नौकरी थी, पर उस छोटी सी नौकरी में खर्चे पूरे ही नहीं हो पाए, तो कमला जी ने अपने पति की मजबूरी को देखते हुए दोनों को घर पर उनसे चुप चुप कर जूठे बर्तन साफ किया करती थी। तब जाकर बेटों की पढ़ाई का खर्च और उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा कर देती थी। लेकिन तब आनंद जी पैसों के बारे में कमला जी से पूछते तो वह बोल देती कि आपके ही दिए घर खर्चे में से बचा लेती हूँ, क्योंकि आनंद जी को कमला जी का ऐसे लोगों के घर जाकर काम करना और ऊपर से उनकी जलील बातें सुनना यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर एक दिन आनंद जी को जब इस बारे में पता चला तो आनंद जी कमला जी की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोए थे। उस दिन के बाद से उन्होंने कमला जी का घर घर जाकर काम करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कसम दे डाली थी। आनंद जी ने सोच लिया था कि वह
दिन रात एक कर देंगे, पर अपनी पत्नी को ऐसे किसी के झूठे बर्तन और जलील बातें सुनने के लिए नहीं छोड़ सकते। आनंद जी दिन में नौकरी करते और रात में सब्जी मंडी में व्यापारी का काम करते, जिसके कारण उनका कारोबार भी अब अच्छा चलने लगा। तीनों बेटों की पढ़ाई लिखाई में अपनी पाई पाई खर्च कर दी उन्होंने। उन्हें काबिल इंसान बनाने में समय बीतता गया और वक्त रहते तीनों बेटों की एक के बाद एक शादी करा दी गई। लेकिन इतनी मेहनत करते करते उनका शरीर अब जवाब दे गया था, जिस कारण उन्हें बहुत कमजोरी आ गई थी और उन्होंने खटिया पकड़ ली थी। फिर क्या था, जब तक पिता कमाते थे, घर में खर्च देते थे, तो सारे बेटे को माँ बाप अच्छे लगते थे, पर अब तो वह एक एक दाने के लिए बेटे बहू का मुंह ताकते रहते हैं, जिस कारण आनंद जी अब बीमार भी रहने लगे थे। एक दिन सुबह के 10 बज गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें नाश्ता नहीं मिला था। तो आनंद जी कमला जी से बोले, जरा देखो तो सही, आज बहू ने चाय नाश्ता क्यों नहीं दिया। आनंद जी हाथ में तवा लिए कमला जी से बोल रहे थे, यह बिस्किट खाकर आप दवा खा लीजिए, तब तक मैं देखती हूँ। कमला जी ने डिब्बे से टूटे फूटे बिस्किट का चूरा निकाला और डिब्बे के ढक्कन पर ही रखकर आनंद जी को दे दिया और फिर छोटी बहू प्रिया के पास पहुंची। प्रिया बहू, चाय नाश्ता दे दो, तुम्हारे पापा को दवाई खानी है। कमला जी ने प्रिया से कहा तो वह मुंह बनाकर बोली, मम्मी जी, आपको कुछ याद रहता है कि आज 1 तारीख है और आज से आपके चाय नाश्ता और खाने की जिम्मेदारी बड़ी बहू मतलब बड़ी जेठानी जी की है, आप उन्हीं से मांग लीजिए। प्रिया ने मुंह टेढ़ा किया और मोबाइल में घुस गई। कमला जी नम आंखों से बोली, बड़ी बहू, लेकिन बेटा वह तो अपने मायके गई हुई है, तो मैं क्या करूं। यह नियम उन्हीं ने बनाया था कि हम तीनों बहुएं एक एक महीना आपकी और पापा जी की जिम्मेदारी और खान पान का ख्याल रखेंगे, और अब जब उनकी बारी आई तो वह मायके खिसक गई। मुझे नहीं पता, मेरा महीना खत्म हो चुका है और आगे की जिम्मेदारी मैं नहीं सुनूंगी। प्रिया ने कमला जी के आगे हाथ जोड़कर बोला। कमला जी बहू का ऐसा रूप देखकर किसी तरह सीढ़ी चढ़कर ऊपर मंजली बहू चंचल के पास गई। चंचल बहू, कुछ चाय नाश्ता होगा तो दे देना, तुम्हारे ससुर जी को दवाई खानी है। इतना सुनते ही चंचल बहू भी तुनकते हुए बोली, मम्मी जी आप यहाँ, और चाय नाश्ता मैं क्यों दूंगी। प्रिया ने आपको चाय नाश्ता क्यों नहीं दिया। आज तारीख है और बड़ी बहू को हमारे चाय नाश्ते का इंतजाम करना था, लेकिन वह भी मायके गई है और 15 दिन बाद आएगी। तब तक तुम ही हमें चाय नाश्ता और खाना खिला दो बेटा। कमला जी चंचल के आगे हाथ जोड़ती हुई बोली, देखिए मम्मी जी, नियम सब के लिए बराबर होते हैं। मैं आपको और पापा जी को खिला तो दूंगी, लेकिन क्या जेठानी की इन 15 दिनों का हिसाब बराबर करेंगी। जहां तक मैं उन्हें जानती हूँ, वह कभी भी यह 15 दिन अपने समय में एडजस्ट नहीं करेंगी। तो फिर मैंने कोई खैरात नहीं खोल रखी है जो दूसरों का भार खुद उठाए। माफ कीजिएगा मम्मी जी, अब आप ही खुद अपना इंतजाम कर लीजिए इन 15 दिनों का। चंचल ने भी इतना कहकर अपने कमरे का दरवाजा लगा लिया। कमला जी नम आंखों से चुपचाप अपने कमरे में आ गई और आनंद जी के आगे फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ कमला, तुम खाने के लिए नहीं लाई। पहले तो कमला जी इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन फिर उनका
गुब्बार निकल पड़ा। क्या यही दिन देखने के लिए आपकी अम्मा मुझे भाग्यवाली बोला करती थी? 3 बहुओं के रहते हुए भी हमें दाने दाने के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तीनों ने अपनी सुविधा अनुसार हमारा खाना बांट लिया और हमसे पूछा भी नहीं कि हम लोग क्या चाहते हैं। जिंदगी भर आपकी अम्मा के अनुसार अपना जीवन बिताया और अब इन लोगों के हिसाब से क्या मेरा कोई भी वजूद नहीं है? क्या कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ कर पाऊंगी? या फिर आगे कमला जी कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि उनकी आंखें अनवरत ही पड़ने लगी थी। आनंद जी, जिन्होंने हमेशा कमला जी की भावनाओं को समझा, आज उनका ऐसा हाल देखकर उनका भी मन रोने को हो गया था। सबको अन्न खिलाने वाला आज खुद अपने को अपनी पत्नी के लिए दूसरों पर आश्रित हो गए, और दूसरे भी कौन? अपने खून और दूध से संचित लायक बेटे। आनंद जी ने आगे बढ़कर कमला जी के आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने बेटे बहू की बातें इसलिए मान ली थी क्योंकि मैं देख रहा था कि तुम दिन भर काम में लगी रहती थी। बहुएं तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़कर बेफिक्र घूमती थी। मुझे तो रिटायरमेंट मिल गया, लेकिन तुम्हारा रिटायरमेंट मैं चाहता था कि तुम भी आराम करो। इसलिए मैंने उस दिन बेटे बहू के सामने अपना पक्ष रखा था। अभी आनंद जी और कमला जी एक दूसरे को संभाल ही रहे थे कि छोटा बेटा अमन 2 आदमियों को लेकर उनके कमरे में आ गया। अमन आदमियों के साथ कमरे का नाप लेने लगा। अमन, यह लोग कौन हैं और मेरे कमरे में क्या नाप रहे हैं? आनंद जी ने अमन का हाथ पकड़कर बोला, पापा 2 मिनट रुकिए, पहले यह लोग अपना काम कर ले, फिर बताता हूँ। अमन ने अपना हाथ छुड़ाकर बोला। थोड़ी देर में दोनों आदमी नाप लेकर चले गए तो आनंद जी ने अमन को फिर से टोका, यह लोग कौन थे बेटा? यह लोग फर्नीचर वाले हैं पापा। बंटी और बिन्नी को आपके कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं, तो कमरा उनके हिसाब से बनवाना पड़ेगा। अमन बड़ी बेरुखी से बोला, हमारे कमरे में? पर क्यों? कमला जी बेचैन सी हो गई। छोटा हूँ, बेवकूफ नहीं। माँ, आपने बड़े भैया को पीछे का बड़ा हिस्सा दे दिया, मंझले भैया को ऊपर का, और मुझे आगे का हिस्सा दिया जिसमें सिर्फ 2 ही कमरे हैं, और उस पर एक कमरे में आप दोनों ने कब्जा कर रखा है। एक ही कमरे में अब हमको भी परेशानी हो रही है। अब आप दोनों इस उम्र में कमरा लेकर क्या करेंगे? इसीलिए इस कमरे को बंटी और बिन्नी के हिसाब से बनवा रहे हैं, और आप लोग बाहर बरामदे में शिफ्ट हो जाइए। अमन की बात सुनकर आनंद जी सन्न रह गए। जिन बेटों के लिए उन्होंने यह घर बनवाया, आज वही बेटे कह रहे हैं कि उन्हें कमरे की क्या जरूरत है। बात अब सर से बहुत ऊपर जा चुकी थी। पहले खाने के लिए मोहताज कर दिया और अब कमरे से भी निकाल रहे हैं। यही हाल रहा तो एक दिन घर से बाहर नजर आएंगे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। आनंद जी चीख पड़े, क्या हुआ जी? क्या नहीं हो सकता? कमला जी डर कर आनंद जी के पास आ गई। कुछ देर भरी आंखों से आनंद जी कमला जी को देखते रहे और फिर अपनी छड़ी उठाई और बोले, मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखना। तो कमला जी आश्चर्य भरी नजरों से देखती हैं, पर कहाँ जा रहे हैं यूं अचानक? तुम चिंता मत करो, हम दोनों का इंतजाम करने जा रहा हूँ। बहुत हुआ, अब मुझे इन तीनों लड़कों को बताना होगा कि अभी उनका बाप जिंदा है। वह लोग मुझ पर आश्रित हैं, मैं नहीं।
आनंद जी के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उन्होंने कोई तो कठोर फैसला लिया है। लेकिन उनके जाने के बाद कमला जी पर तीनों बहुओं ने बहुत ज्यादतियां की और उनकी हालत एक नौकरानी से भी बदतर कर दी थी। अभी कमला जी और आनंद जी अपनी कलाकंद का लुत्फ ही उठा रहे थे कि तभी सामने से एक वकील आया। उसने पेपर आनंद जी के हाथ में थमा दिए। आनंद जी ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कुछ पेपर उन्हें पकड़ा दिए। उन पेपर्स को पकड़कर तीनों के चेहरे का रंग बदल गया। बड़ा बेटा अमित तो लगभग चिल्ला ही पड़ा। पापा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? यह आप कैसे कर सकते हैं? मंजला सुमित क्यों पीछे रहता, वह भी बोला, हाँ, आप हमारे साथ यह नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, यह मुझे तुम लोगों से जानने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के पास 1 हफ्ते का समय है। उसके बाद मैं तुम लोगों को एक दिन भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आनंद जी ने कड़े लफ्जों में कहा। बेटा माँ के पैरों में गिर जाता हुआ बोला, मम्मी, आप ही पापा को समझाइए, वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने ही बच्चों को बेघर कौन माँ बाप करते हैं? अमन ने कमला जी का हाथ पकड़कर बोला, तुम लोग खाने पीने के लिए माँ बाप को बांट सकते हो, उन्हें उनके कमरे से बाहर निकाल सकते हो, यहाँ तक कि उन्हें डस्टबिन से खाने के लिए तुम्हारी पत्नियां तुम्हारी माँ को मजबूर कर सकती हैं। हर वक्त तुम्हें यह एहसास दिला सकते हो कि वह लोग लाचार और तुम पर आश्रित हैं। तो क्या माँ बाप ऐसे नालायक बेटे को घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते? सुबह से तुम्हारे माँ बाप भूखे पड़े रहते हैं, क्या यह बात तुम्हें पता नहीं रहती? तुम लोगों को अपने ही खाने के पैसे दे देते हैं हम लोग, फिर भी दाने दाने के लिए तुम हमेशा तरसाते हो हमें। तुम्हारी पत्नियां खाना भी ऐसे देती हैं जैसे एहसान कर रही हो, और आज तो बड़ी बहू ने हद ही कर दी जब मुझे डस्टबिन से खाने के लिए मजबूर कर दिया। 5 दिनों की भूखी मैं कमरे में पड़ी रही, तुम लोगों को आवाज लगाती रही, लेकिन इस अभागिन माँ की आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची। अगर तुम्हारे महीने में से एक दिन भी ऊपर नीचे हो जाए तो तुम हमें भूखा छोड़ देते हो। माँ बाप अपने 3-3 बच्चों को बिना भेदभाव के पाल सकते हैं, लेकिन वही 3 बेटे मिलकर अपने 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते। एक बंटवारे का फैसला तुम लोगों ने लिया था और अब भी यह फैसला हमारा है। यह घर हमने खुद की कमाई से बनवाया था, इसलिए इस पर तुम तीनों का कोई हक नहीं है। 1 हफ्ता है, अपना इंतजाम कर लो, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद नए किराएदार घर में रहने आ रहे हैं, और अगर तुम लोगों को इस घर में ही रहना है तो महीने का किराया देना होगा। उस पर 6 महीने का एडवांस जमा करना होगा। एक एक बेटा हर महीने हमें 30,000 रुपए देने होंगे। अपनी पत्नियों को भी समझा दो। अपने माता पिता की ऐसी कड़कड़ाती आवाज गूंजी हुई देखकर तीनों बेटों को जैसे अपनी पूरी दुनिया ही घूमती नजर आ रही थी। तीनों सर झुकाकर कमरे से बाहर जाने लगे तो आनंद जी ने अमित को बुलाया। मैं तुम्हारी पत्नी से बोलो कि किचन में ताला लगा रखा है, उसे खोलो, वरना मैं ताला तोड़ दूंगा। अभी थोड़ी देर में एक खाना बनाने वाली आएगी जो आज से मेरा और कमला जी का खाना बनाएगी। अब तुम लोगों की पत्नियों को तकलीफ नहीं होगी। बड़ी बहू ने जैसे ही सास ससुर के फैसले को सुना तुरंत सख्ते में आ गई और डरते डरते बोली, अरे यह कैसे माँ बाप हैं जो अपने ही बच्चों को बेघर कर रहे हैं? अरे हमने तो यही सुना है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन अब तो उल्टी गंगा बहने लगी है। सही कहा बहू,
माता कभी कुमाता नहीं होती और ना ही गंगा उल्टी बहती है, लेकिन आज तुम्हारे जैसी औलाद हो तो सब मुमकिन है। इस तरह चिल्लाने और लोगों को बुलाकर जमावड़ा लगाने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। अभी लोगों को सच्चाई नहीं पता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों की करतूत जानने के बाद तुम लोगों को कोई किराएदार भी ना रखें। कमला जी की कड़कड़ाती आवाज को सुन तीनों बहू की बोलती बंद हो गई। अब तीनों आपस में एक दूसरे को दोष देने लगी। तुम दोनों 15 दिन के लिए इस बुढ़े बुढ़ी को खाना पीना नहीं दे रहे थे। तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से आज हम लोग सड़क पर आ गए। बड़ी बहू चिल्लाने लगी और फिर तीनों बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नोच खाने को तैयार हो गई। यह नजारा और विकराल हो जाता अगर तीनों के पतियों ने आकर उन्हें संभाला नहीं होता। बंद करो तुम तीनों अपनी यह बकवास। आज हम लोगों की बर्बादी का जिम्मेदार तुम तीनों ही हो। पापा ने सही फैसला लिया और यही हाल रहा तो आगे चलकर बच्चे भी हमें घर से बाहर कर देंगे। अपना अपना सामान बांधना शुरू करो। अमित के साथ सुमित और अमन ने भी अपनी पत्नी को एक थप्पड़ लगा दिया और घर छोड़ने की तैयारी करने लगे। हमने जो अपने माँ बाप के साथ किया उसकी माफी हमें भगवान भी नहीं देगा। अरे साथ साथ हम भी बराबर के गुनहगार हैं और अपने माँ बाप की ऐसी हालत करने में एक हफ्ते के अंदर ही तीनों बेटे बहू अपना अपना सामान बांधकर वहां से चले गए। आनंद जी और कमला जी ने उनके जाने के बाद नए किराएदारों को रख लिया और दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।